नमस्ते सभी को। आत्मवंदन। आ, आज हमारे बीच पूजा बत्रा जी आई हुई है, जो दिल्ली में ही प्रैक्टिस करती हैं। पहले तो इनका साइंस का बैकग्राउंड था और इन्हें पढ़ाने में बहुत रुचि है, लेकिन फिर इनकी रुझान जो है एस्ट्रोलॉजी, थीटा प्रैक्टिशनर, न्यूमरोलॉजी, टैरो और इन सब चीजों में हुई। और अब ये इनका इंस्टा पे आप देखेंगे काफी सारी स्टोरीज डालती हैं, इनके क्लाइंट्स हैं। और ये बच्चों को भी बहुत प्यार से पढ़ाती है, तो दोनों चीजें मैनेज करती हैं। और इनकी प्यारी बच्ची अब कॉलेज जाने लगी है, वो भी एक बहुत बड़ी बात। मैं पूजा जी को इस तरह से जानती हूँ कि हम एक मंच पे मिले थे, जहाँ पर हम एक किस्म से इंट्यूशन के तहत कुछ लोगों की सहायता करते हैं। तो पूजा जी को मैं काफी समय से जानती हूँ। और वेलकम पूजा जी, आपने समय लिया सैटरडे के दिन अपना थोड़ा बिजी शेड्यूल के बावजूद। वेलकम पूजा जी इन स्पिरिचुअल स्पाइरल्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो थोड़ा बताइए आप अपनी थैंक जर्नी के या बारे में, हम लोग भी जानना चाहेंगे। थैंक यू अनुराधा जी, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। तो जर्नी तो वैसे तो आई एम एमएससी बीएड इन मैथमेटिक्स, तो मेरा टीचिंग फर्स्ट पैशन भी है और प्रोफेशन भी है। और टैरो की जर्नी स्टार्ट हुई थी 2013 से, एस्ट्रोलॉजी उसके बाद एंटर हुई मेरी लाइफ के अंदर। इन बिटवीन हीलिंग सीखी, और आपसे तो हीलिंग्स के थ्रू ही कनेक्शन बना है। तो एस्ट्रो में इंटरेस्ट टैरो पढ़ते पढ़ते आया एक्चुअली में। उससे पहले एस्ट्रो के बारे में मुझे इतना पता ही नहीं था कभी भी कि एस्ट्रोलॉजी है तो क्या है, मतलब कि। तो टैरो पढ़ा तो समझ में आया कि कुछ रत्न होते हैं जो आपको अकॉर्डिंग टू zodiac साइन धारण करने होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी पढ़नी स्टार्ट करी। पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि एस्ट्रोलॉजी इतनी छोटी चीज नहीं है कि वो ऐसे फटाफट से आ जाएगी। टैरो फिर लर्निंग, अगर आप टैरो की लर्निंग देखोगे तो इन अ मंथ और 2 मंथ्स उसका कंसेप्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद आपकी इंट्यूशन आपको उसकी डेप्थ तक लेकर जाती है। लाइक कार्ड्स को पढ़ने के बहुत सारे वेज है, एक ही कार्ड मल्टीपल वेज में आंसर करता है, वो इंट्यूशन से चलता है। बट एस्ट्रो की जर्नी इटसेल्फ इतनी वास्ट है कि मतलब पता नहीं कितने लाइफ टाइम्स में ये आती है। अभी तो जस्ट स्टार्ट किया और मुझे लगता नहीं कि अभी एक बूंद भी ढंग से टच हुई होगी। बट वो लर्निंग तो अभी चलेगी सारे टाइम ही। बट एस्ट्रो जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि एस्ट्रोलॉजी आपको वो जो स्पिरिचुअलिटी का कोर है ना, मतलब वो बताती है। अगर एस्ट्रो पढ़ ली तो अगर आपका बिहेवियर ही चेंज हो गया एक एस्ट्रो पढ़ते पढ़ते, हर हर प्लैनेट्स के कंसेप्ट को समझते समझते, हर रिलेशनशिप को समझते समझते आप इंटरनली अगर चेंज हो रहे हो, तो स्पिरिचुअलिटी भी तो हमें यही कहती है खुद पे काम करने के लिए। तो जब पढ़ा तो मुझे लगा कि दिस इज द कोर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और इसका जो चार्ट होता है, जो एस्ट्रोलॉजिकली बर्थ चार्ट कहते हैं हमें, उससे तो बहुत सारी प्रोडिक्शंस हम नॉर्मल वेज में पूछते ही हैं, करियर वाइज और रिलेशनशिप से रिलेटेड, शादी कब होगी। दैट्स द मंडेन लेवल, ठीक है, मतलब आपको डेली उसके ऊपर कोई प्रोडिक्शन चाहिए। बट वो जो बर्थ चार्ट है, वो हमारा बर्थ चार्ट बनता कैसे है? जब हम पैदा होते हैं उस टाइम जो ट्रांजिट के प्लैनेट्स है, बस उसका वो प्लैनेट्स हमारा बर्थ चार्ट एक तक देता है। होंगे, पांच वाला। पांच वाले एक बार में होंगे। और उससे हमें अपनी इस सॉरी लाइफ मैम। टाइम, सॉरी। इस हाँ, कोई बात, इस लाइफ टाइम की हमें गाइडेंस मिलती है, हमारी जर्नी समझ में आती है कि कैसे जाएगी। बाकी टाइम पीरियड्स चेंज होते हैं, दशाएं चेंज होती हैं, महादशा चेंज होती है, हमारे सोचने का ढंग बदल जाता है। और आपके आसपास का सर्कल बदल जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है जैसे ही दशा महादशा चेंज होती है। तो ये दशा अ, महादशा क्या होती हैं? जैसे कि हम तो जानते हैं 7 साल का पीरियड होता है या 2.5 साल का पीरियड होता है। तो खासकर कुछ लोग हम देखते हैं कि कई हमारे जीवन में आते हैं, या परिस्थिति कभी कभी रिपीट रिपीट करके आती हैं।
और कभी कभी लोग इस तरह के आते हैं कि मतलब हम सोचते बाद में सोचते हैं अरे ये लोग नहीं होते तो शायद मैं दूसरा डिसीजन लेती। थोड़ा सा बताइए महादशा दशा के बारे में, हमें क्या समझना चाहिए अपने एस्ट्रोलॉजी या लाइफ के बारे में। महादशा जैसे कि हमारा मेजर टाइम पीरियड बताता है। लाइक जैसे कोई कहता है आपको कि जुपिटर की महादशा चल रही है, तो वो 16 साल तक जुपिटर की महादशा चलेगी। बट वो पूरी 16 साल आपको एक जैसे रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें अंतरदशा बदलेगी, उसमें प्रत्यंतर, उसमें ट्रांजिट चेंज होगा। तो हर जुपिटर की महादशा अगर आपको इंक्लाइन करेगी स्पिरिचुअलिटी और ज्ञान की तरफ, क्योंकि जुपिटर इटसेल्फ विजडम का प्लेनेट है। तो उसके बाद जब आपकी सैटर्न की महादशा आएगी तो आपका सोचने का ढंग बदल जाएगा, क्योंकि सैटर्न किसी और चीज को डिफाइन करता है। सैटर्न आपका करियर डिफाइन करता है, कर्म ओरिएंटेड, हार्ड वर्क, इन सब चीजों को बताता है। तो जहां पर जुपिटर की महादशा आपको थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइन कर रही थी, वहां जैसे सैटर्न की महादशा आएगी तो लाइफ में आपको हो सकता है कुछ डिलेज देखने को मिल जाए, चैलेंजेस बढ़ जाए, कोई सफरिंग बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इंसान करियर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत फोकस हो जाए अपने करियर के ऊपर। तो ये जैसे महादशा बदली, इंसान के सोचने का ढंग बदल जाता है, कई बार प्रोफेशन भी चेंज हो जाता है। जुपिटर की महादशा में कुछ टीचिंग प्रोफेशन था सपोज जैसे, और सैटर्न की महादशा आई तो जो सैटर्न रूल कर रहा होगा प्लैनेट चार्ट के अंदर, जो कॉम्बिनेशन बना रहा होगा उसके हिसाब से वो प्रोफेशन को रूल करना स्टार्ट करेगा। महादशाएं जैसे स्टार्ट होती हैं केतु से, केतु के बाद आती है केतु की महादशा, उसके बाद वीनस की, सन की। वीनस की सबसे लंबी महादशा होती है 20 साल की, तो वो 20 साल तक वीनस की महादशा अपना रिजल्ट देगी। चार्ट में वीनस से जो जो कॉम्बिनेशन, जो जो हर्डल्स आ रही होंगी, जो जो सपोज की हेल्थ इश्यूज आ रहे होंगे, तो वो सारे हमें वीनस की महादशा में देखने को मिलेंगे। वीनस की महादशा जो जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रही होगी, जो जो योग के थ्रू चार्ट में वो लोग हमारी लाइफ में आएंगे। अगर वो अगली सूर्य की दशा के साथ कनेक्शन नहीं बैठेगा तो वो लोग चले जाएंगे, वो प्रोफेशन चला जाएगा। फाइनेंसेस के अंदर भी ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो हर चीज का पैटर्न ही चेंज हो जाता है जब महादशा में चेंज आता है। जी पूजा जी। तो हम क्या समझें कि कौन से मतलब जैसे हर एक का जो जो बर्थ चार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम जन्मे जहाँ स्थान में जन्मे वो तो इम्पोर्टेंट होता है। अब उसी दिन से ये दशा महादशा शुरू हो जाती हैं, तो अब या किसी से हम चार्ट बनवाते हैं तो हमें क्या पूछना चाहिए किसी, तो एक एग्जाम्पल के द्वारा कि अगर कुछ चीज हमारे साथ हुई है तभी हमें एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, या हमें, आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो इस बारे में कि हमें हर साल जैसे कुछ लोग बर्थडे के दिन करते हैं, गुड। राइट, राइट, राइट। इसमें आपकी तो क्या राय है। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि ये जो बर्थ चार्ट होता है, जब हम हमारा बर्थ होता है, तो उस टाइम के जो प्लैनेट प्रेजेंट होते हैं यूनिवर्स में, उसका स्क्रीनशॉट वो हमारा बर्थ चार्ट बनता है। तो सबसे पहले वो बर्थ चार्ट ही हमें मिलता है हमारे कार्मिक पैटर्न्स के अकॉर्डिंग। तभी बच्चे का जो बर्थ है वो उसी प्लैनेट के अकॉर्डिंग मतलब डिसाइड हो चुका होता है, वो उसी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन में पैदा होता है जो जो उसके कार्मिक पैटर्न पे उस ग्रिड के अंदर सेटल बैठते हैं। अब जो हमारा बर्थ चार्ट है बेसिकली वो ये बताता है कि हमारा ये प्रारब्ध लेकर हम इस जन्म में पैदा हुए हैं। मतलब कि हमारा ये सपोज मंगल है, मंगल की सोवन, मंगल सपोज नीच का बैठा है, ठीक है, या वीनस हमारा अफ्लिक्टेड है राहु के साथ, सैटर्न के साथ, ऐसे करके मंगल अफ्लिक्टेड है। तो ये जब हम पैदा हुए तो यानी कि इस लाइफ टाइम के अंदर हमें मंगल पीड़ित मिला है या वीनस पीड़ित मिला है। इसका मतलब कि जो मंगल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी वो हमें इस पूरी लाइफ टाइम में फेस करनी पड़ेंगी, या वीनस से रिलेटेड। मंगल क्या है? मंगल भाई का कारक है, जैसे जमीन का, ठीक है, जमीन का, हस्बैंड का। मंगल मांगलिक कार्य, जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, शादी है जैसे, तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी इस लाइफ टाइम के अंदर। अब ये तो हम लेकर पैदा हुए हैं। क्यों ये आया मंगल हमारे अपने, क्योंकि हमारा पीछे का कार्मिक पैटर्न ऐसा है जिसकी वजह से हमें इस जन्म में मंगल हमारा पीड़ित मिला। अब उस अब जब कोई चार्ट देखता है तो नॉर्मली जो भी पूछेगा वो मंडेन प्रिडिक्शंस पूछते हैं कि हमारा करियर कैसा होगा। बल्कि क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को हमारी चार्ट के अकॉर्डिंग कैसे बेटर करें, या हम अपने बिहेवियर में क्या चेंजेस लाएं जिससे
जो प्रारब्ध लेके हम आए हैं और उसकी अलाइनमेंट में अगर हम काम करें तो शायद हमारी लाइफ, हमारा जो धरती पे आने का जो पर्पस है, जो हमारी सोल को लिफ्ट करने का, जो सोल की इवॉल्वमेंट का जो पर्पस है, वो हमारा बेहतर ढंग से सॉल्व हो सके, बजाय कि उसको मटेरियल कंसेप्ट से देखा जाए। उसको एज अ गाइडेंस टूल हमें देखना चाहिए। और कब पूछना चाहिए, तो ये आपने सबसे बिल्कुल सही बोला कि बर्थडे वाले दिन पूछना चाहिए पूरे साल का, कि ये साल कैसे जाएगा, या इस साल में मैं अपने लिए क्या बेहतर करूं ताकि मैं स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड हूं और अपने में मटेरियल टास्क भी पूरे कर सकूं, बैलेंस बनाते हुए, और मैं अपनी सोल के लिफ्टमेंट के लिए काम करूं। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई। ये तो जो हम पत्री जी को फॉलो करते हैं वहां पर भी यही बोला जाता है कि आप अपना मंथली ईयरली शेड्यूल बनाइए। हाँ। कि वो मतलब इस हिसाब से कि भाई अब मैंने ये किताबें पढ़ ली हैं, अब मैं क्या किताबें पढ़ूंगी। तो एस्ट्रोलॉजी में भी वही कहा जा रहा है, लेकिन विद सर्टेन साइंटिफिक कि भाई मेरा मंगल नीच है, ये जो भी आप बोल रहे हैं कि ये वाला प्लैनेट है, तो इस वाले को मैं ओवरकम कैसे करूं, फिर अपनी लाइफ में एक किस्म से जॉय कैसे लाऊं इसको बैलेंस करते हुए। तो इसका कोई जैसे कोई फेमस एग्जांपल या आपके सामने कोई ऐसी प्रिडिक्शन आई हो कि उसका ये था, फिर उसने ऐसे किया तो उसकी लाइफ सुचारू रूप से चल पड़ी, ऐसा कुछ आप थोड़ा बताएंगे तो हमें और ज्यादा समझ। अभी जैसे मैंने बोला कि सपोज मंगल एफ्लिक्टेड है, तो उसको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होगी, उसको ब्लड रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। जैसे ब्लड रिलेटेड कोई भी डिजीज होती है वो उसके लाइफ टाइम आएगी, लेकिन आएगी कब, जब वो मंगल महादशा या अंतरदशा में क्लिक करेगा। ये ऐसा नहीं है कि वो उसको हर टाइम या बचपन से हो जाएगी, नहीं, वो एक सर्टेन एज के ऊपर होगी जब वो मंगल एक्टिव होगा, महादशा दशा के थ्रू या ट्रांजिट के थ्रू, दोनों से। तो अब मंगल आपको लाइफ में प्रॉब्लम देगा कि आपको आपके भाई का सपोर्ट मिसिंग होगा लाइफ के अंदर, या भाई नहीं होगा, ज्यादा एफ्लिक्शन हुई, और अगर होगा तो हो सकता है वो उतना सपोर्टिव ना हो। तो ये सिम्टम्स है कि आपको मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। एंगर इशू बहुत ज्यादा होंगे, बहुत एग्रेशन होगा अगर मंगल खराब है आपका। ठीक है। और कोई भी घर में जब भी मांगलिक कार्य होने वाला होगा या आपने कोई भी जाना होगा तो कोई ना कोई झगड़ा हो जाएगा उस टाइम के ऊपर। ठीक है। तो ये सर्टेन सिम्टम्स है। अब इसको सॉर्ट करने के लिए सबसे अच्छी रेमेडीज होती हैं, जैसे कि अब मैं अगर थोड़ी सी भी रेमेडी, जनरल रेमेडी ही बता दूं अगर, तो हनुमान जी की उपासना होती है, हनुमान जी पे सिंदूर चोला चढ़ाना होता है। और हाँ, ये मैंने सजेस्ट किया उसमें ना, और मंगल एफ्लिक्टेड होता है तो मैंने एक चार्ट में देखा तो उसको चोटें बहुत लगती थी। तो और मंगल अगर 12th हाउस में है तो, और लड़ाइयाँ झगड़े का होते हैं बेडरूम के अंदर ही होते हैं, रात के टाइम पर सोते टाइम पर बहुत झगड़े हो जाते हैं उस टाइम के ऊपर। तो हनुमान जी की उपासना बोलते हैं उस टाइम पे करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना। अगर हेल्थ इश्यूज बहुत आते हैं, चोटें बहुत लगती है, एक्सीडेंटल सर्जरीज का कारक है मंगल, तो सर्जरी कराएगा। बहुत ज्यादा एफ्लिक्ट होगा तो सर्जरी में भी प्रॉब्लम दे देगा। तो उसको मैंने देखा है कि जब जब मंगल एफ्लिक्शन में आता है और ट्रांजिट से भी एफ्लिक्ट हो रहा होता है और चार्ट के अंदर भी, तो ये एक्सीडेंट्स, पैर मुड़ना, चोट लगना, और और किसी का था बीपी का इशू बहुत ज्यादा था, अगर मून भी एफ्लिक्टेड हो गया साथ में तो अब मंगल की भी रेमेडी करनी पड़ेगी और मून की भी करनी पड़ेगी। तो इस टाइप से जी। जी। वैदिक रेमेडीज के थ्रू भी अपना इसको सॉर्ट, थोड़ा रेमेडियल हेल्प मिल जाती है। जी, तो हनुमान की उपासना करना मतलब कि हनुमान चालीसा का पाठ करना ये। हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, सिंदूर चढ़ाना, उनके राइट फुट का तिलक अपने माथे पे करना, उस टाइप से। अच्छा। तो ये तो हो गया मतलब मार्स जो कि एनर्जी और ब्लड रिलेटेड और पावर रिलेटेड और सपोर्ट। कुछ लोग बोलते हैं कि शनि हो गया, ये ज्यादा सुना है, मेरे साढ़े सात लग गई, हाँ है ना। तो उसका क्या है, उसका उसकी रेमेडी जिसकी साढ़े साथी चल रही हो लगा, मतलब हम हिंदू उसमें रहते हैं तो ये पता चल जाता है मेरी साढ़े साथी कब चल रही है, मतलब नॉर्मल ना। हाँ। हाँ, कि वो 2.5 साल कौन से हैं, 2.5 साल कौन से हैं, तो ढाई वो। साल साढ़े सात ही बनती है, ढाई ढाई साल के तीन आते हैं। हाँ। और छोटा पीरियड आता है कंटक का, वो 2.5 साल का होता है। और
मून में, मून से वो जब चौथे आठ में बैठता है तो कंटक आती है, मून के आगे पीछे और मून के ऊपर आते हैं तो साढ़े साती का ये फेज बनता है। बट साढ़े साती का फेज ऐसे डराने के लिए अच्छा है, बट बहुत लोगों का साढ़े साती में ही बहुत सक्सेस आती है उनकी लाइफ के अंदर। बेसिकली सैटर्न, क्या अब आपने सैटर्न पूछा है, तो सैटर्न, सैटर्न को जज कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ही इज द जज। जज यानी कि आपको आपके बुरे कर्मा को, जो बुरे कर्मा से रिलेटेड, या हमारे हमारे जो जज होते हैं कोर्ट्स के अंदर, वो क्या करते हैं, अगर किसी ने कुछ गलत काम किया तो उसके हिसाब से उनको पनिश किया जाता है, राइट। अब वो जो, क्योंकि वो नॉर्म्स किसने बनाए, वो नॉर्म्स हम ह्यूमन बींग्स ने बनाए, और अगर उन लॉज को किसी ने ब्रेक किया तो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस पनिशमेंट देते हैं अकॉर्डिंगली, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के अंदर लिखा हुआ है, ऐसा ही होता है। लेकिन जो सैटर्न का काम है वो थोड़ा सा वास्ट लेवल के ऊपर होता है। यूनिवर्सल लॉज, है ना, जो मतलब जो धरती के नियम है, जो सनातन में भगवान ने बनाए, या जो भी धरती पे रहने के जो नियम है, प्रिस्क्राइब्ड नियम है, अगर हम उन नियमों के अगेंस्ट चलते हैं तो सैटर्न हमें पनिश करते हैं, राइट। अब हमने मन में भी कोई बुरा सोचा किसी के लिए तो भी हमारे को पनिशमेंट आएगी, वो सैटर्न ने हमें दे देना है, मतलब कि उसका हिसाब किताब। तो सैटर्न वर्क्स लाइक दिस। इट्स नॉट लाइक कि हमने मन में सोचा बट ऊपर से सही थे हम तो वो बच जाएगा हिसाब, वो सैटर्न से नहीं बच सकता वो। तो इसीलिए जब सैटर्न की साढ़े साती आती है तो लोग बड़े अवेयर हो जाते हैं, क्योंकि उनको आगे पीछे के कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है उस टाइम पे। जी जी। मैं बाकी जो जुड़े हैं, अन्नपूर्णा जी, पद्मा जी, कोई अपना कोई जनरल प्रश्न, पर्सनल नहीं पर कुछ जनरल आपके एस्ट्रोलॉजी या टैरो के बारे में कोई प्रश्न हो कि कैसे सीखना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कैसे क्लासेस लेनी चाहिए, या कुछ इस तरह के कोई प्रश्न हो कि कौन सा प्लैनेट कैसा, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और मैं तब तक यही पूछूंगी कि आपने किस तरह से, पूजा जी, किस तरह से पढ़ाई की, क्योंकि मतलब ये इजी तो नहीं होता है, ये जो पढ़ाई होती है, मैंने आपको जितना सुना है पहले भी, बहुत ऐसा लगता है कि इतनी कैलकुलेशन, इतनी पढ़ाई, मैथ्स, आपका जो बैकग्राउंड है मैथ्स, शायद इसके लिए आप ये समझ पाते हो। मतलब कोई नॉर्मल तो है नहीं ये करना। कैसे आपने पढ़ाई की इसकी? एस्ट्रो मतलब हाँ, बुक से पढ़कर समझना थोड़ा मुश्किल है उसको, क्योंकि वो बहुत डेप्थ की नॉलेज है। इन बिटवीन चीजें समझ नहीं आती है कई बारी, तो कोई टीचर या किसी की गाइडेंस के बगैर तो मैंने नहीं करा है कभी भी। हमेशा सीखा ही है किसी ना किसी टीचर से, तो काफी सारे टीचर्स रहे हैं। यूट्यूब पे भी काफी हेल्प मिलती है अब तो, खैर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स अपनी ऑनेस्ट एजुकेशन के साथ चलते हैं। बीच में कुछ डिकेट्स थे जब काफी मैनिपुलेट हुआ है, जैसे आपने बोला साढ़े साती को लेके डराया या राहु केतु को लेके डराया। ठीक है, बट अभी काफी बेटर वर्जन इसका आ रहा है धीरे धीरे आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि काफी एजुकेटेड लोग हैं अब एस्ट्रोलॉजी के अंदर। मतलब आप देखोगे तो कोई आपको डॉक्टर भी मिल सकते हैं पढ़ रहे हैं, जो एडवोकेट्स हैं वो पढ़ रहे हैं, तो अभी काफी बेटर वर्जन आ रहा है एस्ट्रोलॉजी का धीरे धीरे। जी। और नॉर्मली जैसे हम जो पढ़ते हैं कि 12 जो सन साइन होती हैं और 12 मून, मतलब मून साइन, जो हम लोग एक बोलेंगे वेस्टर्न और एक बोलेंगे वैदिक वैदिक। एस्ट्रोलॉजी, तो इस चीज में आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी करती हैं? वैदिक प्लस नाड़ी। नाड़ी भी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी साउथ की बेस्ड है बेसिकली। उसमें कॉम्बिनेशंस बहुत इजी रिजल्ट बताते हैं आपको बहुत फटाफट से। उसके कुछ कॉम्बिनेशंस, जैसे मून वीनस कॉम्बिनेशन है, तो मून का जैसे एस्पेक्ट है मदर और वीनस मनी, तो ये बहुत इजी है कि मदर रिच होगी। तो मैंने नाड़ी प्लस वैदिक दोनों किया हुआ है। और आपकी पढ़ाई निरंतर चलती ही रहती होगी, आपने कहा तो 2013 से शुरू हुई, लेकिन आप हर टाइम कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, क्योंकि इसमें तो मतलब कॉम्बिनेशन मेरे को लगता है हजार तो कम ही है, मतलब हाँ, अनगिनत अनगिनत अनगिनत। कॉम्बिनेशन है, तो इसमें क्या पढ़ाई जैसे निरंतर करनी ही रहती है? हाँ सीरियसली, अभी तक तो खत्म ही नहीं है। अभी तक तो मैं कह रही हूँ कि शायद इस एस्ट्रो वाले ओशियन का मैंने शायद एक बूंद भी नहीं टच किया ढंग से। इट्स सो वास्ट, इट्स रियली सो डीप एंड सो वास्ट। अच्छा अच्छा। फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी और को प्रश्न, आरती जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैम नमस्ते।
नमस्ते। नमस्ते। मैम, मुझे एक चीज पूछनी थी कि जैसे क्रिस्टल्स कैसे हेल्प करते हैं। जैसे आपने भी काफी सारे क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, तो हाँ, इनसे कैसे क्या हेल्प मिलती है। और अगर हम बहुत सारे नहीं पहनना चाहिए तो कोई ऐसा जनरल है जो कि हम एक या दो पहन लें। आप प्रोटेक्शन के लिए ब्लैक कलर का पहन सकते हो, जैसे मैंने ये ब्लैक कलर का पहना है, उसमें टॉर्मलिन और ऑब्सीडियन आता है। ये जी। बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए रहता है, ठीक है। पिंक कलर का जो रोज क्वार्ट्ज है वो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहता है। और मून स्टोन है वो आपका मून का मून यानी कि मूड स्विंग्स वगैरह उसको कंट्रोल करने के लिए अच्छा रहता है क्रिस्टल्स में। मूनस्टोन, रोज क्वार्ट्ज एंड ब्लैक टर्मलिन। हाँ ये है। और ग्रीन कलर का मनी अट्रैक्ट करने के लिए होता है, जैसे कि। तो सबका अपना अलग पर्पस है, लेकिन आपको कौन सा अट्रैक्ट करे, आपको कौन सा क्रिस्टल की एनर्जी अट्रैक्ट, बिकॉज की क्रिस्टल्स में भी एनर्जी होती है और आपको देखकर लगेगा कि आपको कौन सा अट्रैक्ट कर रहा है। तो स्टार्ट विद दैट। जी। ऐसे नहीं लोगे किसी ने कौन सा, मतलब आपको बहुत सारे कलर्स मिलेंगे, फील द एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल्स, दे हैव द एनर्जी। आप पहनोगे ना, आपके रिस्ट के ऊपर भी उसकी एनर्जी फील होती है, कई बार किसी को ठंडा गर्म फील होता है वो क्रिस्टल की एनर्जीज का। थैंक यू मैम। इसका मतलब दुकान में जाके फील करना है कि कौन सा हमें अच्छा लग रहा है रंग वाइज, या हाँ, कि उसके मतलब दुकान अपनी, या ऐसे देख के फिर पहनना है, ये बोल रहे हो आप? एग्जैक्टली एग्जैक्टली राइट। जी, धन्यवाद। पद्मा जी, आप कुछ पूछ रहे थे? नमस्ते मैम। मुझे पूछना था कि एंगर कम करने के लिए कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए। एंगर कम करने के लिए कौन सा क्रिस्टल? एंगर तो आपका मार्स से आता है, तो एंगर कम करने के लिए क्रिस्टल से बेटर मैं पता है क्या सजेस्ट करूंगी। अगर बहुत ज्यादा एंगर इशू है ना, तो आ, ये तो वैसे तो चार्ट देखकर ही बता सकती हूँ, क्योंकि अगर मंगल राहु है तो उसको जिम करना चाहिए, और अगर मंगल केतु है तो उसको योगा करना चाहिए। क्योंकि एनर्जी क्या है, देखो एनर्जी है मंगल, एंगर आ रहा है तो इसका मतलब मंगल आपका काफी डोमिनेटिंग है प्लैनेट में, और एंगर आ रहा है तो वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उस एनर्जी को खराब कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है ना। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए चार्ट में अगर मंगल राहु की युति है तो उसको जिम जरूर करना चाहिए, उसकी एनर्जी यूटिलाइज होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर मंगल केतु आ रहा है तो फिर वो योगा की तरफ जाएगा, वो जिम नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए। और अगर उससे भी अगर कुछ और करने तो फिर आप हनुमान जी के मंदिर ले जाओ। और अगर बच्चा है वो नहीं कर सकता तो आप एक चीज और कर सकते हो, आप ना उसके, बच्चा है बड़ा है, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, वो मेरी बेटी को ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती है, बहुत अच्छा। जल्दी। लेकिन वो हर रोज मंगल मंदिर जाती है, हनुमान जी की मंदिर। बहुत शांत है, बहुत डिसिप्लिन है। लेकिन गुस्सा बाप रे, कोई बात टॉलरेट नहीं करेगी। मैं हमेशा बोलती हूँ आप जल्दी रिएक्ट करते हो, रिएक्ट मत करो, रेस्पॉन्ड करो। हर रोज दिन में 1000 बार बोलती रहती हूँ, बहुत जल्दी। अगर बहुत मंगल शांत। आप, अच्छा उसको जिम करना पसंद है या उसको थोड़ा योग और उस कर में उसकी तरफ इंक्लिनेशन है, नहीं, उससे भी बता। सुबह 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 ना वो आई मेडिटेशन करती है ना, आई के लिए वो एक्सरसाइज करती है, तो 5 मिनट 10 मिनट वो मेडिटेशन करती है हर तो रोज। फिर उसका मंगल केतु होगा, अगर वो योग में बैठ पा रही है ना तो उसका मंगल केतु होगा। ठीक है, उसको मेडिटेशन योगा सही रहेगा। आप भी उसके लिए एक चीज कर सकते हो, जैसे कि आप ना क्या करो, संकल्प ले लो उसका। मैं ना वैदिक ही थोड़ी सी बिलीव करती हूँ और वैदिक ही आपको सजेस्ट करती हूँ। आप उसके नाम का ना जैसे संकल्प ले लो 21 दिन का या 41 डेज का, और आप हनुमान चालीसा पढ़ो उसके नाम की 11 और उसको समर्पित करो हनुमान जी से। बस इस बात का संकल्प, संकल्प तो हम जनरल लेते हैं जैसे अपना नाम लेते हैं, और किसके लिए हम पूजा समर्पित कर रहे हैं, और कि हनुमान जी ब्लेस करेंगे और उसके एंगर को या उसके मंगल को प्रॉपरली यूटिलाइज करने की उसको क्षमता देंगे या बुद्धि देंगे। तो ऐसे करके भी आप उसके लिए 11 हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकते हो। तो ये बहुत प्रोटेक्शन देता है जब भी हम किसी के लिए संकल्प लेके पूजा करते हैं तो। मैम 11 मतलब दिन में एक बार या दिन में 11 बार, ऐसे 21 दिन पढ़ना है? दिन में 11 हनुमान चालीसा या हाँ हाँ 5, ठीक। जितना आपको मन में आए। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। तो ये थैंक यू। बहुत हेल्प करता है। ये तो और मतलब कोई भी अपना किसी भी चीज के ऊपर लगा सकता है जिस पर भी हमें ट्रस्ट है,
और किसी के लिए भी। और छोटी सी प्रॉब्लम मैम, एंजाइटी के लिए कौन सा स्टोन पहनने से काम रहेगा, थोड़ा बोलिएगा। एंजाइटी वैसे मून होता है उसके लिए, हाँ। मून स्टोन का क्रिस्टल रहता है। और नहीं तो फिर आप शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ाओ, वो बहुत हेल्प करता है एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए मंडे के दिन पे। मैम मैं हर रोज ना सोने से पहले शिव जी का 108 जो नेम्स रहते हैं ना, वो रोज ध्यान करके ही सोती हूँ। क्योंकि मेरा हम्म। बीपी है ना, मैं और एंजाइटी का भी मेरा लास्ट 1 ईयर से सेकंड सर्जरी के बाद टैबलेट्स बढ़ गए हैं। तो मैं ओके। थोड़ा चाहती हूँ, और बहुत जल्दी शायद उसी लिए मैं बहुत जल्दी कोई भी हाँ सिचुएशन उससे आ जाए तो बहुत ये हो हाँ, जाती हूँ। तो आप सोमवार को कच्चा दूध चढ़ा के आया करो शिवलिंग पे, वो बहुत हेल्प करेगा। मतलब ओके दूध मैम। और पानी का कॉम्बिनेशन, बट हाँ दूध होना चाहिए जरूर। हाँ ठीक है वो मैम, थैंक। एंजाइटी में बहुत हेल्प करता है। ओके थैंक यू। अन्नपूर्णा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे या बताना चाह रहे थे? अ, अ, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरेस्ट क्या, यंग टाइम में ही मुझे इंटरेस्ट थी। कभी घर में कुछ बुक्स मिल गया, जैसे 12 सनशाइन की बुक्स कहीं कहीं होती है, जनरल होती है ना लोगों जी के जी जी। पास। और फिर क्या, सनशाइन देख, सन वाला देखा, मून वाला देखा, कंफ्यूज हो जाते। बोले साउथ वाले सन के ऊपर बेस्ड होता है। मैं एक्चुअली साउथ इंडियन हूँ, बैंगलोर की हूँ, रहती भोपाल में हूँ। यहाँ पे शायद सनशाइन का नहीं, मून का करते हैं शायद, भोपाल में, एमपी में। तो इस कारण मैंने थोड़ा वो पढ़ना वढ़ना छोड़ दिया यार, बहुत कंफ्यूजन है। और ये करो वो करो बोलते, कभी कभी लगता है ना ये सब अंधश्रद्धा है, कभी कभी लगती है। हम लोग लॉजिक में वो करते, जैसे जैसे हम दूसरों से रिएक्ट करते, बात करते ऐसे लॉजिक में, या फिर कभी लगता है अरे यार हम कर नहीं पाएंगे। जैसे कोई कोई बोलते हैं ना, शनि मंदिर में जाके सरसों का तेल या तिल डाल के तेल चढ़ाते, फिर वापस जाके वही तिल वही नारियल उसी दुकान में बिकता है दूसरों के लिए। ये भी सुनता रही, ये सब क्या फायदा, ऐसा लगता है अंधश्रद्धा। तो इसलिए इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, बीच बीच में छूटते। ऐसा नहीं कि दिस इज वेरी वास्ट, आपने जैसे बोला, और बहुत पुराना साइंटिफिक वो है, लेकिन साइंटिफिक तक पहुंचने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती, तो हम लोग बीच में छोड़ते और बिलीव करना भी छोड़ देते, भाई कितना बिलीव करेंगे, चलो जाने दो। तो उसके लिए मतलब कैसे उस पे वो करे कि भाई नहीं ये सही है। एक तो आध्यात्मिक में आते हैं ना, तब भी होता है कि अरे ये मंत्र नहीं, ये नहीं, सबसे बेस्ट तो हमें मेडिटेशन करना, ये होता है। ये सब पहले पहले की स्टेप है, हायर लेवल है मेडिटेशन। फिर हम ना पूरा मेडिटेशन करते थोड़े दिन, 1 1.5 साल, उसके बाद ना ही उसमें स्टिक हो रहे, ना ही इसमें स्टिक हो रहे, फिर सब छूटता जाता है। पहले इनिशियल स्टेज में बहुत बिलीव करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, सब कुछ, फिर थोड़े दिन बाद वो छूटता है, बीच में होते हैं। तो आप बताएं, क्या हम पर्सनल होता है ये क्वेश्चन, या सबके लिए अलग अलग होता है? नहीं सेम होता है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम हमारा हिल जाता है। अब इसको, जैसे कि आपने बोला कि आपने हनुमान चालीसा पढ़ी कभी और फिर छोड़ दी। अब आपको पता है कि हनुमान जी इज वन ऑफ द चिरंजीवीज ऑन द अर्थ। मतलब अगर हम उनकी पूजा करते हैं और उनको उनको लिटरली कॉल करते हैं, तो वो आते हैं खुद से हेल्प करने के लिए, बिकॉज ही इज अलाइव ऑन द अर्थ, वन ऑफ द चिरंजीवीज, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हमें हनुमान चालीसा अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें छोड़, जिसको हनुमान जी पर विश्वास है वो तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी आते हैं हेल्प करने के लिए, किसी भी रूप में आएंगे, वो आते हैं, कॉल करते हैं जब भी उनको याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और हाँ, लेकिन जो आपने बोला कि मेडिटेशन में मंत्र जाप वगैरह, तो जितनी बड़ी बड़ी साधना है उसमें मंत्र जाप बहुत चलता है। जैसे कि शिवपुराण में भी जैसे पंचाक्षर मंत्र है, नमः शिवाय है ना, नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र। ओम नमः शिवाय षडाक्षर हो जाता है। ओम नमः 3 और शिवाय ये 6 षडाक्षर मंत्र हो गया। पंचाक्षरी नमः शिवाय, इसका जितने अक्षर होते हैं ना,
उतने लाख गुना जाप करना होता है, तब वो जाके वो सिद्ध हो जाता है मंत्र आपके लिए, मतलब कि। तो मंत्र की अपनी अलग पावर है। वो साधना हो जाती है कि आप किसी मंत्र को साधने बैठ गए अपने लिए। तो नमः शिवाय होता है, शक्ति के मंत्र हैं बहुत सारे, देवी शक्ति के मंत्र है ना। तो ये सब सदते हैं और इनको बहुत लाखों टाइम पे जप करना होता है। उसकी अपनी एक अलग एनर्जी लेवल होता है। तो बहुत सारे लोग जब इस मंत्र में नहीं जाते तो वो सिंपल मेडिटेशन ऑप्ट कर लेते हैं, विच इज अगेन राइट, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ब्रेथ ब्रेथ के ऊपर फोकस कर रहे हो, वो भी एक मेडिटेशन है, वो आपको अंदर से काम कर रहा है, आपकी एंग्जाइटी को काम कर रहा है। दैट्स वेरी गुड, है ना। आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी बढ़ती है। और रही बात मंत्र की, और जब मंत्र को संकल्प लेके साधा जाता है और उसमें फिर पर्टिकुलर माला जपनी होती है, तो वो उसका अपना अलग बेनिफिट है। और जब आपने बोला सूर्य से देखें या मून से देखें, तो जहां पर सूर्य है वो आपकी सोल की जर्नी को बताता है। ठीक है, वो सूर्य आपके फादर, सूर्य के साथ क्योंकि फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो उनसे वहां की फादर को अगर आपने अपने चार्ट में देखना है कि उनकी जर्नी कैसी थी, वो पता चलती है। हमारी खुद की सोल की जर्नी, बिकॉज सन इज सोल चार्ट के अंदर, ठीक है। तो सोल, हमारी सोल की जर्नी बताता है कि ये इस राशि में है, इन इन प्लैनेट्स के साथ है, तो हमारी सोल की इंक्लिनेशन कहाँ पर है। जनरली जब हम चार्ट दिखता है तो मून और लगन दिखते हैं सबसे ज्यादा। मून क्योंकि मन है, मन के ऊपर किसी भी चीज का इम्पैक्ट बहुत जल्दी आता है। मतलब मन के ऊपर, हमारे आसपास का माहौल खुशनुमा है तो हमारा मन खुश हो गया, तो मन। और लगन जो फिजिकल बॉडी है, ठीक है। तो ये दो चीजें सबसे पहले देखी जाती है। सोल जो बहुत ज्यादा जाके पूछेगा कि भाई मेरा सन यहाँ पर है और मेरी सोल की जर्नी क्या डिफाइन करती है, तो सन चार्ट को भी कंसिडर करते हैं उस केस में। और हाँ, ये सब चीजें पढ़ने के लिए मुझे तो बुक्स में से नहीं समझ में आया, मैंने तो टीचर से ही सीखा है। और क्योंकि ये बहुत डीप है, तो कोई गुरु अच्छा मिले और उससे पढ़ा जाए तो थोड़ी ये जर्नी आसान हो जाती है। गुरु हो तो सही है ना, नहीं तो जैसे देखो न्यूज़पेपर में एक होता है, दूसरे एग्जैक्टली। न्यूज़पेपर सिमिलर भी हो सकता है, ऐसा नहीं। और मान लीजिए 10 लोगों का, फॉर एग्जाम्पल 10-20 लोगों की एक राशि, करोड़ों होंगे एक दिन एट दैट टाइम पैदा होंगे, लेकिन सबकी लाइफ अलग अलग है, ऐसा नहीं कि सबका सेम है। ये प्रेडिक्शन करते कि भाई मैक्सिमम जो हो सकता है, सूक्ष्म रीति से हाँ सबका अलग अलग हो सकता है, तब क्या हाँ कंफ्यूजन। हाँ, क्योंकि देखो, अब अगर वर्गो राशि है, सपोज वर्गो राशि का मतलब कि आपका मून वर्गो में पड़ा होगा, लेकिन उस मून के ऊपर भी कितने प्लैनेट्स इंपैक्ट कर रहे होंगे। फिर आपकी महादशा कुछ और चल रही होगी, अंतर्दशा कुछ और चल रही होगी, जो किसी और की नहीं होगी, उसके प्लैनेट्स वो नहीं होंगे, तो इसीलिए उसका इम्पैक्ट अलग हो जाएगा। तो इसलिए वर्गो, तो जब आप अच्छा ऊपर जब आप वर्गो देखते हो, वो बर्थ डेट के हिसाब से आप वर्गो देख रहे होते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में वर्गो बर्थ डेट के हिसाब से होता है। और जब आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखते हो तो हम मून साइन देखते हैं कि हमारा चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है, उसके हिसाब से हमारी वो राशि बनेगी। तो उसमें भी फर्क आ जाता है एक्चुअली। थैंक यू मैम। और ये नंबर से भी होता है क्या, कौन से डेट में, मान लो फर्स्ट में सन बोलते हैं, जो फर्स्ट डेट है, हाँ या हाँ वन हाँ हाँ। है ऐसा, सेकंड है तो मून बोलते हैं, 3 है सेकंड तो इज मर्करी, 12 बोलते नहीं हैं। विजडम, तो हाँ, जुपिटर। तो उधर ज्यादा रहता है क्या, जैसे मान लीजिए 12 या क्या बोले, नेक्स्ट 21 और 12 का ऑलमोस्ट सेम होगा, गुरु जुपिटर आपने बोला, तो गुरु का असर ज्यादा रहता है या मून का असर, ऐसा है क्या? देखो, अब 3 नंबर है वो प्योर जुपिटेरियन हो गया, ठीक है। और अगर 2 1 से बन रहा है तो वो मून प्लस सन से बनेगा वो जुपिटर, तो उसमें मून का भी आएगा असर, सन का भी असर आएगा। तो वो जुपिटर प्योर नहीं रहेगा उस केस में। ये फर्क आ जाता है उसमें। उसमें तो 3 1। इमोशंस आएंगे 2 नंबर के, 1 नंबर पे सन की डोमिनेशन आएगी। वही तो बहुत फर्क है ना, सेम नहीं है हाँ फिर। हाँ, बट एस्ट्रोलॉजी अदरवाइज, इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम आप न्यूमरोलॉजी भी करते हैं क्या? थोड़ी बहुत, वैसे मैंने उसको यूज ज्यादा करा नहीं, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी
जब आ गई तो फिर उसके बाद न्यूमरो अकेला सा यूज नहीं होता, बट हाँ मैंने करा हुआ है पहले, इसलिए आइडिया है इसका ना। अच्छा। मैम डेट ऑफ जब डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राशि अलग होता है, और मतलब अगर कोई सोचे कि मई के महीने में पैदा हुआ है, तो उसका राशि अलग हो जाएगा। अब हाँ जब उसका अलग हो जाएगा। जो मून साइन और सन साइन बोल रहे हैं, तो वो कैसे? अब देखो जैसे मेरा मार्च का बॉर्न है, तो मतलब अगर मैं डेट से देखूं उस हिसाब से तो एरीज बनती है, लेकिन मेरा अच्छा। मून वर्गो में बैठा है और मेरा लगन कैंसर है। तो मैं कॉम्बिनेशन हूँ कैंसर और वर्गो का, वर्गो की कॉम्बिनेशन बनता है मेरे ऊपर। तो मेरे पर इन दोनों के ट्रेड सबसे ज्यादा डोमिनेट करेंगे, जो मेरी एक्सटर्नल पर्सनालिटी को डिफाइन करेंगे। ठीक है। अच्छा। हाँ इंटरनल के लिए फिर मुझे और प्लेसमेंट देखनी पड़ती है नवमांश में, कि मेरा लगनेश लगनेश मेरा जो है वो नवमांश में कहाँ गया, वो जहां जाएगा वो मुझे इंटरनल मेरी करेक्टरिस्टिक देखेगा। मतलब ये कि आप जब सामने से कोई मुझे देखेगा, जो मेरी लाइफ ऊपर से है सबके सामने, और जो मैं इंटरनली हूँ, सपोज हाँ। ऊपर से दिखे कि मैं बहुत सोशलाइज करी हूँ या मैं बहुत हूँ, बट मैं इंटरनली बहुत अकेले रहना पसंद करती हूँ। तो क्या होगा कि ठीक है मैं सोशलाइज भी कर रही होंगी, बट वहां पर भी मैं अकेले होंगी, मैं अपना एक अलग कॉर्नर पकड़ के बैठी होंगी सपोज, है ना। क्योंकि मुझे ठीक है फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत बड़ा है सपोज, और लेकिन मुझे अकेले रहना पसंद है, तो मैंने हो सकता है चुपचाप एक कॉर्नर में बैठी होंगी, या ग्रुप में भी होंगी तो मैं थोड़ी साइलेंट होंगी। तो ये मेरा इंटरनल ट्रेट हो गया। सामने से ट्रेट हो गया कि आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, मेरा बहुत सोशलाइजिंग सर्कल है, मैं बहुत पार्टी थ्रो करती हूँ, इस टाइप से। तो ये सारा चार्ट के अंदर पता चलता है कि आपका जो लगन चार्ट है, जो D1 का चार्ट है, वो क्या बताता है, और फिर नुमाइश में जाके उसकी क्या सिचुएशन हो गई है, वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर बताता है। थैंक यू। और मैं जस्ट थोड़ा ऐड कर दूं कि ये एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा, क्योंकि जो मैं जब यूएस में थी तो वो अलग किस्म से एस्ट्रोलॉजी करते थे। और वेस्टर्न। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर जिस एस्ट्रोलॉजर के पास हम जाते हैं वो जिस तरह के करता है, फिर हमें उसके ही हिसाब से मतलब गाइडेंस मिलती है। तो ये होता है। अनुराधा जी, आपका जो वक्त लॉ करेगा ना, आप पहुंचोगे भी उसी के पास ही। हाँ ये भी है। आपका और जो टाइम जो यही, ये बताइए, ये सॉरी हाँ, एक अगर आपकी महादशा हमारे बैड रिजल्ट अगर दे रही है, तो हम टॉप के डॉक्टर के पास भी चले जाएंगे ना, और उसके मुंह से हमारे लिए सही एडवाइस भी नहीं निकलेगी मैम सारा। आप हाँ जी। मैम हम जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो हम डेट ऑफ बर्थ, टाइम, आप प्लेस का भी इम्पोर्टेंस रहता है क्या? प्लेस और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसका भी? हाँ कई बार उससे नहीं तो लगन चेंज हो जाता है। अगर थोड़ा मतलब जब लैटिट्यूड चेंज होता है तो कई बार लगन चेंज हो जाता है, वो मैंने देखा है उससे। तो वो देना पड़ता है प्लेस भी आपको। अब जैसे यहाँ से बैठ के अगर आप अमेरिका की कंसल्टेशन लोगे, तो वो प्लेस बहुत ज्यादा मैटर करेगा। एक्सक्यूज मी मैम, जी। मान लीजिए कुछ बता रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ और ये कुंडली में कुछ गलत चीज बता रहा है, तो हर चीज का उपाय होता है क्या उससे उबरने का? जैसे फाइनेंशियल है या रिलेशनशिप है या कुछ भी, हर चीज का उपाय वो लोग बताते हैं। उसको फॉलो करने से मतलब आपके पास ऐसे केसेस आए कि भाई हर चीज रिजॉल्व हो सकता है, या फिर उस पर्सन को भुगतना ही है उसकी कुंडली में जो लिखा है? ये मेरा क्वेश्चन। जी। हमारे प्लैनेट्स जहाँ बैठते हैं और उससे रिलेटेड जो कर्मा है, वो पता वो चार्ट से पता चल जाता है कि ये रिजॉल्व होने वाला है या नहीं है, ये लाइफ टाइम चलेगा। जैसे कि हमारी 3 टाइप की राशियां बोलते हैं, चर राशि, स्थिर राशि और द्वितीय स्वभाव राशि। चर राशि में अगर कोई प्लैनेट बैठा है, चर राशि मतलब 1 4 7 10, मतलब 1 4 7 मतलब एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न। अगर इन राशि में कोई प्लैनेट बैठा है और वो आपको ट्रबल कर रहा है किसी भी लाइफ के एरिया के अंदर, इसका अगर हम उपाय करते हैं तो वो जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। उसके बाद जब मैंने बोला स्थिर, स्थिर मतलब 2 5 11, 2 5 8 11, दो मतलब टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और इक्वेरियस। अगर इन राशि में कोई बैठा है तो ये कर्मा स्थिर होता है, ये लाइफ टाइम आपको भुगतना पड़ेगा। इसमें तो आप क्या कर सकते हो,
जितनी ज्यादा हम प्रेयर करें, जितना हम सरेंडरेंस में रहे, तो यूनिवर्स मिराकल्स कर दे तो हमारा कर्म रिजॉल्व होता है, अदरवाइज हमें गो थ्रू करना पड़ता है। और उसके बाद आता है आपका द्वितीय स्वभाव राशि 3, 6, 9, 12, यानी कि मरकरी और बृहस्पति की राशियां, यानी कि जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस और पाइसेस। इन राशियों में भी 15 डिग्री में स्थिर होता है, 15 डिग्री में चर होता है। 15 डिग्री जब वो स्थिर में होगा तब रिजॉल्व करना मुश्किल होगा। जब वो चर क्योंकि द्वितीय स्वभाव है, वो दो स्वभाव शो करता है, चर भी और स्थिर भी। बट वो डिग्री कल ही होता है कि पहले 15 स्थिर करेगा तो बाकी 15 चर में करेगा। अगर वो शुरू की 15 में है, अगर वो स्थिर में चला गया, फिर रिजॉल्व करना मुश्किल होगा, चर में रिजॉल्व हो जाएगा। सबसे बेस्ट रेमेडी है जितना जप, जितना नाम जप। कलयुग वैसे भी बोलते हैं नाम जप के लिए, जितना जप करेंगे और जितना सरेंडरेंस में रहेंगे, लाइफ में मिराकल्स होते तो मैंने देखे हैं। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, यूनिवर्स हमें टाइम नहीं देता, ना हम यूनिवर्स से टाइम मांग सकते हैं। सरेंडरेंस में चलते चले और जब करते चले तो हमारी चीजें ऑटोमेटिकली कहीं से भी सॉल्यूशन आते भी देखा है मैंने, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ पे आपको आइडिया भी नहीं होता सॉल्यूशन आ जाता है। जी, पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आरती जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? अनम्यूट मैम, किया हमने। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अगर बच्चों की शादी करते हैं, कुंडली मिलाते हैं अगर लड़का लड़की की, तो उसमें न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी हो जाता है या एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट तो देखते ही हैं, बट न्यूमरोलॉजी और भी हेल्प करती है? न्यूमरो में आप नंबर्स मिलाओगे। हाँ जी। आज कोल्ड हो रहा है बहुत ज्यादा, सॉरी। बट एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैच करनी होती है। वैसे तो लोग आजकल फटाफट लैपटॉप के अंदर गुड़ मिलान कर लेते हैं, बट पूरा इनफ नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस होती है। मून की सिचुएशन होती है, मंगल और वीनस की होती है, मेंटल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल लेवल के ऊपर कैसे कनेक्ट रहेगा। कहीं पता चले कि शादी के बाद इमोशनल इतनी डिटैचमेंट हो रही है, तो वो सिर्फ गुण मिलान के बेसिस पे नहीं होता, नंबर के बेसिस पे भी इतना ज्यादा मैंने नहीं देखा जितना चार्ट को पूरा डीपली एनालाइज कराने पर पता चलता है। और जैसे कई बार एस्ट्रोलॉजर्स बोल देते हैं कि अभी 6 महीने में आप इसकी फिक्स कर दो तो हाँ सही रहेगा, नहीं तो फिर और डिले हो जाएगा। तो ये ऐसा क्यों है कि मतलब चेंज होता रहता है ये सब हाँ प्लेनेटरी? हाँ, देखो सपोज कि एक दशा आई जो आपके शादी के योग को सपोर्ट कर रही है, वो दशा चल रही, चलो महादशा तो बहुत लंबा पीरियड होता है, फिर उसमें एक अंतरदशा आती है। अंतरदशा आपकी शादी के टेन्योर को सपोर्ट कर रही है, अंतरदशा सपोज 2 साल की है, उसमें फिर जुपिटर का ट्रांजिट, सैटर्न का ट्रांजिट आएगा, जब ये सब चीजें मैच करती हैं उस पॉइंट पे शादी होती है। तो अब वो योग बन गया है ना। अब क्या होता है कि हर चीज के लिए बच्चे जैसे आजकल डिले करते हैं कि अभी नहीं अभी नहीं, है ना। कई बार रिश्ता अच्छा आ रहा होता है, वो कहते हैं नहीं करनी है, या चाइल्ड बर्थ में डिले लेकर आते हैं, है ना। तो ये आगे चल के फिर प्रॉब्लम करता है एक एज के बाद, क्योंकि वहां पर फिर योग नहीं आते हैं। और जब योग नहीं आएंगे तो फिर चीजें हैपन नहीं होंगी। मतलब आपका चार्ट बता रहा है कि ये योग है और बहुत अच्छा योग है, लेकिन वो टाइम कैसे भी करके निकल गया अगर सपोज, तो फिर वो आगे वो आएगा ही नहीं ना, वो योग नहीं आएगा, वो ट्रांजिट नहीं आएगा, और वक्त नहीं आएगा तो चीजें सपोर्ट ही नहीं हो पाएंगी। मैम, जैसे जो बच्चे आप कह रहे हो डिले करते हैं, मना करते हैं, तो हाँ हाँ हाँ। इसका भी कारण तो फिर एस्ट्रोलॉजी बताए कि क्यों मना कर रहे हैं, उनके कोई ऐसे वो चल रहे हैं, अभी ग्रह चल रहे हैं? अब चीजें सब अपने हिसाब से चलाते हैं ना। आजकल बच्चे कहते हैं हमारा मन नहीं है, ये नहीं करना अभी, अभी चाइल्ड बर्थ प्लान नहीं करना, अभी शादी नहीं करनी, क्योंकि हमें अपना करियर पे फोकस करना है। मटीरियलिस्टिकली चीजें ज्यादा हावी होती है दिमाग में, तो डिले आ जाता है। चार्ट के अंदर हाँ कई बार तो हमारे प्लैनेट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिक डिले आ रहे होते हैं किसी भी रीजन से। और कई बार हम खुद भी बहुत स्टबन होके चीजों को अवॉइड कर देते हैं, और कहीं ना कहीं वो स्टबननेस, हमारे बिहेवियर के अंदर जो स्टबननेस है, वो भी बता रहा होता है हमारा प्लैनेट कि ये पर्सन इटसेल्फ काफी स्टबन होगा, जिद्दी होगा, सुनता नहीं होगा, गुस्से वाला होगा। जी। अब जैसे मतलब
एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होती है बीमारियों वाला, इसका भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ये भी, या बीमारी जो भी आती है मेडिकल, आपका चार्ट बताता है कि चलो ये प्रॉब्लम आएगी, बट गाइडेंस क्या कहती है? गाइडेंस ये कहती है कि आप अपना अगर जीने का तरीका ही बदल दो, जब आपको पता चल रहा है कि मेरे चार्ट में सपोज मुझे बीपी रिलेटेड इशू हो सकता है या हार्ट के रिलेटेड इशू हो सकता है, तो आपको पता चल रहा है, ठीक है, जुपिटर वीनस पीड़ित है, शुगर हो सकती है, आप क्या कर सकते हो? आप अपने बिहेवियर में बदलाव कर सकते हो, डाइट प्लान में बदलाव कर सकते हो, क्योंकि बीमारियां ना मोस्टली मैंने दो तरीके, प्रारब्ध एक तो होता है जो हम पीछे से कैरी कर रहे होते हैं, इतना हैवी कर्मा जिसको जब स्थिर में आ गया जिसको हम रिजॉल्व भी नहीं कर सकते, वो आएगा ही आएगा। फिर होता है जो हम जैसे चर के अंदर है, तो हमारा बिहेवियर अगर हम चेंज कर ले तो कई बार हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो हमारा बिहेवियर और प्रारब्ध, मैंने ये देखा है, बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी मेडिकल बीमारियां और इन सब चीजों के लिए भी। तो बहुत सारी चीजें हम अपने सिर्फ बिहेवियर में चेंज ले आए तो हम बदल सकते हैं, अपनी लाइफ की चीजें भी बदल सकते हैं। मैम ये जॉब कर सकते हैं पेरेंट्स बच्चों के लिए? कर सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको, आप उनका संकल्प लेके उनको समर्पित कर सकते हो, बट कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा बच्चों में भी हैबिट डाले, क्योंकि आप कब तक करेंगे ना, मतलब कि उनको भी अपने मुझे सिर दर्द होगा तो मेडिसिन तो मुझे ही खानी है, मतलब पेरेंट्स तो मेरा सर ही दबाएंगे ना ज्यादा से ज्यादा। बट हाँ, आप अपने बच्चों के लिए संकल्प लेके जाप बिल्कुल कर सकते हो। आप 21 दिन का जप उठा लो, 40 दिन का जप उठा लो, बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए जप उठा लो, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड आप जप उठा लो, आप कर सकते हो। 11 हैं? टाइम हनुमान चालीसा? हाँ, बट फिर भी मैं बोलूंगी जब तक बच्चा खुद नहीं करेगा, आप एक प्रोटेक्शन क्रिएट कर सकते हो उनकी लाइफ के अंदर, बट मेजर चेंजेस इंसान अपनी लाइफ में खुद ही ला सकते हैं। तो आप 11 जब का अगर आपने संकल्प लिया है, तो आप उसको बोलो कि आप एक हनुमान चालीसा पढ़ लो, मतलब कि जस्ट आप पढ़ो इसको, है ना। उतना कर लेते हैं, उतना कर लेते हैं बच्चे? हाँ, तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर उनको बोलो एक के बाद बोलो 5 बार करनी है। अब आपने ना 21 दिन तक 5 बार हनुमान चालीसा करनी है और फिक्स टाइम पे करनी है बस। थोड़ी सी हैबिट बढ़ा देना, फिर जैसे उसको एक की आगे 5 की कर देना, 11 की फिर वो अपने आप संकल्प लेगा, जब उसकी चीजें अलाइन होनी शुरू हो जाएंगी, उसको चीजों की समझ आनी शुरू हो जाएगी। कभी कभी बच्चों से फास्टिंग करा दी, फास्टिंग से बहुत बहुत हेल्पफुल होती है फास्टिंग, जैसे कि एकादशी, अब एकादशी आ रही है। एकादशी का व्रत। हाँ, एकादशी का जैसे कि 32 होते हैं इनके फास्ट करना, 16-32, आप खुद भी करो, और बच्चों को 16-32 की हैबिट ना डाल के कि ये वाली इंपॉर्टेंट एकादशी है चलो इस दिन फास्ट कर लेते हैं, और नराता है आज एक फास्ट आप कर लो, शिवरात्रि है एक फास्ट कर लो। तो थोड़ी थोड़ी बच्चों में जब हम ये चीजें, सनातन की चीजें, वैदिक की चीजें जब हम उनमें इनकलकेट करेंगे, तो वन डे दे विल लर्न, है ना, और वो बढ़ेगा उनके अंदर। अगर हम उनमें ए ही नहीं सिखाएंगे किसी भी चीज का, तो वो चीज आगे बढ़ेगी नहीं। तो छोटी छोटी चीजें उनको सिखाना हमारा धर्म है, मतलब बीइंग अ पेरेंट, मतलब हमें जरूर सिखाना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट डोनेशन मैम? डोनेट करते हैं जैसे फूड या क्लोथ्स वगैरह? बिल्कुल, जो आता है मन में, गौ सेवा करो, गौ ग्रास, गौ को चारा डालो, बहुत अच्छा है। और जितने भी आपके स्ट्रीट फूड है, स्ट्रीट डॉग्स हैं, सॉरी स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट डॉग को फूड दो, क्योंकि जो जीव धरती पे है भोजन उसका जन्म सिद्ध अधिकार है ना। और अगर वो खुद के लिए नहीं ले सकते तो हम ह्यूमन बींग्स है ना उनको देने के लिए, हमें, हमारा फर्ज है, धरती पे आए हैं तो धरती के लिए कर्म करना, सारा कुछ नहीं है हमारा, ये हमारा किराए का घर है। तो यहाँ पे तो हमें जो जो यहाँ से मिला है वो अगर हमने यहाँ स्पेंड नहीं किया, चिड़ियों को दाना डालना सिंपल है, कुछ नहीं है चिड़ियों को दाना डालना। आप हरी मूंग को रात को भिगा के रख दो, अगले दिन वेडनेसडे के दिन अगर किसी का मरकरी परेशान कर रहा है, तो रात को हरी मूंग भिगा दो और सुबह चिड़ियों को डाल दो। अच्छा, मंगल परेशान करे तो इसकी एक और रेमेडी मुझे याद आ गई है, वो जो ऑरेंज वाली मलका दाल होती है, ऑरेंज कलर की, है ना, दाल मलका कहते हैं हाँ जी, उसको, हाँ जी। जी जी, मसूर, मसूर भी कहते हैं। लाल मसूर कहते हैं, कोई मलिका के मलका दाल कहते हैं हाँ उसको। हाँ। उसको रात को भिगाओ मंगलवार के दिन, सोमवार की रात को भिगा दो, मंगलवार की सुबह उसको बाहर चिड़ियों को डाल दो। अगर किसी जिसका मंगल परेशान है उसके सर के पास रख दो दाल को भिगा के रात में 1 कटोरी, और सुबह उसको बोलो चिड़ियों को डाल के आए।
एंगर इशू में काफी हेल्प करेगा। थैंक कितनी यू। छोटी छोटी रेमेडीज है, मतलब हमारा, हम कुछ नहीं करें, हम धरती के जीवों को, क्योंकि ऊपर वाले ने अगर हमें दिया है तो हमारा फर्ज है ना उसको बांटना। हमने सारा साथ लेके जाना नहीं है, छूट यहीं जाना है। तो जीवों की ही अगर हमने हेल्प नहीं करी, अगर हम अपने साथ वाले जीवों की, उन जीवों की जो ऑब्वियसली अर्न नहीं कर सकते फूड, अगर उनको फूड नहीं मिल रहा है, तो वी कैन प्रोवाइड, तो वो जरूर करना चाहिए। पेड़ जरूर लगाने चाहिए। पानी जितना भी रिसोर्स है, अगर आप किसी को पानी पिलाते हो, अगर किसी को खाना देते हो, प्राण वायु, मतलब प्राण वायु कहाँ से आती है? पेड़ों से आती है। पेड़ लगाते हैं, ये 3 ऐसे पुण्य हैं जो पता नहीं कितने जन्मों तक आपके साथ चलते हैं, क्योंकि आपने किसी को, पानी एक ऐसी चीज है ना कि कोई बेहोश हो गया या मर रहा है, उसको पानी मिल जाए तो शायद वो जी जाए, है ना? प्राण वायु जीने के लिए, तो किसी को जीने में हेल्प कर दी, तो ये तो इतनी बड़ी रेमेडीज है। और ये, इसका फल तो जन्मों जन्मों तक मिलता है। पेड़ लगाने से, पानी पिलाने से, पानी की वेस्टेज को रोकने से। पानी को वेस्ट करते हैं तो भी इमोशंस का लॉस होता है, मन बहुत परेशान होता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो शायद हमारे जीने का तरीका, सोचने का तरीका ही बदल देती है। मैंने एक बार सुना था जब मैं एस्ट्रोलॉजी में आई थी, कि अगर कोई भंडारा नहीं कर सकता ना, मतलब जिसकी जेब इतनी कैपेसिटी नहीं है कि भंडारा करना, भंडारे का मन है, तो आप कुछ नहीं करो, आप चिड़ियों को दाना डाल दो, आपका भंडारे से ऊपर हो गया। चींटियों को आटा चीनी डाल दो तो वो भंडारा हो गया। तो मुझे ये जी हाँ। बहुत अच्छी लगी है रेमेडीज भी ना। जी हाँ। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी आपका यहाँ पर आने के लिए। और इतनी सारी चीजें हमारी, मतलब जो बोलते हैं ना मन के प्रश्न होते हैं, उन सबको बताने के लिए। हाँ, जो मास्टर्स अभी भी कुछ प्रश्न अगर पूछना चाह रहे हैं तो लास्ट क्वेश्चन। पद्मा मैम, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं मैम, बस मुझे थैंक यू कहना था मैम, और एक बार आइए, हमें ऐसे छोटी छोटी अच्छी अच्छी चीजें बताते रहिएगा, क्योंकि हम भूल गए थे सब। आप हाँ, फिर से रिकॉल कर दिए। जी नहीं थैंक यू, मतलब थैंक आपको यू। सच में यही छोटी छोटी चीजें, मतलब मेरे को एक लाइन है जो मुझे लगता है कि अर्थ इज नॉट द पिकनिक पॉइंट। यहाँ पे आके हम जो आके जो, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट इंजॉयमेंट वेस्ट करके चले जाते हैं, यहाँ पर जो अर्न किया है वो यहाँ देना बहुत जरूरी है। जो रिसोर्सेज यूज किए हैं उसको रिटर्न करना बहुत जरूरी है। बहुत तो अच्छे ज्ञान की बात आपने बताई कि अपना कुछ भी, मतलब छोटे प्रकार का भी हम ध्यान करें, पाठ करें, और नियमित रूप से पाठ करें, तो उसका मंत्र सिद्धि तक पहुंचने पहुंचते, लेकिन एक कवच सा बन जाता है, प्रोटेक्शन सा बन जाता है। हमारे प्रोटेक्शन बन मन के जाता है। विचार बदल जाते हैं, या अपने बच्चों के मन के विचार बदल जाते हैं जो हम संकल्प लेते हैं। तो आरती जी, पद्मा जी, विनीता, अन्नपूर्णा जी, और बीच में पूजा जी भी जुड़े थे, उन सभी के मतलब तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद पूजा। मुझे ऐसे बोलने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और थैंक यू अनु। फिर 1-2 महीने बाद फिर से आपसे बोलूंगी, क्योंकि हम हमेशा जो है कि बातें जानते तो हैं लेकिन भूल जाते। जानते हैं, सीरियसली। तो कोई आके हमें फिर दोबारा से उसकी महत्व बता देता है, तो हम उसको फिर अंधविश्वास की तरह नहीं लेते हैं, हम उसको फिर विश्वास से करने लगते हैं। उसमें भी बड़ी एक बात होती है कि किसी ने कहा है तो कर दो, नहीं, लेकिन उसको समझ के कि अरे हम जो अपने पास आया है उसी को तो दे रहे हैं, जो जिस तरह से आपने कहा। तो एग्जैक्टली अभी अब हमारे सनातन की एक लाइन थी, अतिथि देवो भव। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इस लाइन का महत्व ही खोते जा रहे हैं। हमारे घर अतिथि आता है, कई बार हम उसको पूछते भी नहीं कि आपको खाना खाना है, आप इतना ट्रैवल करके आए हो। और क्या हम, मतलब अतिथि देवो भव मतलब कि आपके घर में देव आया है एज अतिथि की फॉर्म में, तो कभी हम उसको भूखा जाने देंगे? और आज की डेट में हम कहते हैं यार आलस आ रहा है, खाना नहीं बनाना। बट आपके घर से बोलते कि अगर अतिथि भूखा चला गया तो आपने अपने कितने पुण्य दे दिए उसको। तो इतनी छोटी छोटी लाइनें हैं, बट हम सच में महत्व ही खो रहे हैं, तो बहुत जरूरी है इसको रिकॉल करना। और इस थैंक यू रिकॉल नाना। में आपने बहुत मदद की है, और अपनी जो भी इतने 10 साल 12 साल की जो जर्नी है वो हमें बताई, और उसका जो सार है वो हमारे साथ शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद अन्नपूर्णा जी, विनीता, पद्मा जी, आरती, पूजा। मैं थैंक
सो मच, थैंक थैंक यू यू सो अनुराधा। मच। थैंक यू अनुराधा जी बुलाने के लिए। शुभ थैंक यू रात्रि। सो मच।